हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट सेकंड जो थर्ड है, बीएससी पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें चल रहा था अपना यूनिट फर्स्ट मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और इसमें अपन पढ़ रहे थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, मतलब जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है उसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। उस एप्लीकेशन में 2 एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज तीसरे नंबर की जो एप्लीकेशन है वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा होता क्या है? जैसे मान लो कि कोई भी जो संकुल यौगिक है वो रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डी संक्रमण होता है। लेकिन रंगीन यौगिक बनाने का या फिर संक्रमण धातुओं के संकुल यौगिकों में रंग दर्शाने का दूसरा जो कारण होता है वो होता है सीटी स्पेक्ट्रा। सीटी स्पेक्ट्रा का मतलब होता है चार्ज ट्रांसफर होने के साथ साथ ये कंपाउंड रंगीन यौगिक बनाते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो ये रंग क्यों दर्शाते कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनमें एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन या ट्रांसफ़र होता है। और ट्रांसफ़र होने के साथ साथ मेटल आयन और लिगेंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, आयनों के आणविक कक्षक के मध्य इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण संभव होता है। और इस संक्रमण के माध्यम से ही कोई भी कंपाउंड जो होता है वो रंगीन दिखाई देता है। दूसरी बात क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर रंग दर्शाने का दूसरा कारण चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है। इस स्पेक्ट्रम में डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी यौगिक रंगीन दिखाई देता है। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो होता है उसमें जैसे मान लो कि MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस, ये एक कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है। इस और दूसरा है जो क्रोमियम, ये वाला। तो ये जो कंपाउंड है, इन कंपाउंडों में जो कलर दर्शाने की प्रॉपर्टी है वो भी ऐसी ही होती है। जैसे मान लो कि ये चार्ज जैसे जैसे मेटल पर बढ़ता जाएगा उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में ज़्यादा से ज़्यादा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो दिए गए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी क्या है उतना ही ज़्यादा रंगीन होगा। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो संक्रमण धातु के संकुल यौगिकों में रंग दर्शाने का दूसरा कारण संक्रमण धातु संकुलों में रंग दर्शाने का दूसरा कारण जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, रंग दर्शाने का दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण इलेक्ट्रॉनों का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में जो एक आणविक कक्षक है उस आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण या ट्रांसफर, स्थानांतरण, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि मेटल आयन और लिगेंड अणुओं या आयनों के आणविक कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? संक्रमण हो सकता है। तो मेटल आयन और लिगेंड के मध्य मेटल आयन और लिगेंड के मध्य, मेटल आयन और लिगेंड के मध्य या अणुओं के मध्य, लिगेंड अणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का या आयनों के मध्य आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण हो सकता है।
हो सकता है। तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि संक्रमण धातु संकुलों में रंग दर्शाने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण इलेक्ट्रॉनों का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण अर्थात मेटल आयन और लिगेंड अणुओं के मध्य आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, संक्रमण या स्थानांतरण संभव होता है। संभव, इसके कारण ही कोई भी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो रंगीन दिखाई देता है इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से। तो आगे है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं MnO7- एग्जाम्पल है ये। इसमें क्या है कि जो Mn है +7 ऑक्सीडेशन नंबर में है, और जब +7 में होता है तो Mn का जो D है, D में इलेक्ट्रॉन कितना है, 0। तो होना तो कैसा चाहिए था, रंगहीन, लेकिन कैसा होता है, कलरफुल। तो जैसे मान लो कि आदि संकुल में या संकुलों में तो MnO7 है, Cr2O6- है। आदि केंद्रीय धातु आयन का विन्यास आदि संकुलों में सेंट्रल मेटल आयन का विन्यास D0 होता है। D0 होता है। अब D0 होता है, अतः D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात D कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, या यूँ कह सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अयुग्मित को छोड़कर इसमें क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, D0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसको कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः यह रंगहीन होना चाहिए, जबकि यह रंगीन होता है। अब इसकी पुष्टि कौन करेगा, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ये जिसका जो व्याख्या है, अब ये रंगीन है तो इसकी व्याख्या कौन करता है, रंगीन होता है। अतः इसका स्पष्टीकरण CT स्पेक्ट्रा के आधार पर कर सकते हैं। CT स्पेक्ट्रा के आधार पर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में D कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, अनुपस्थित हो या D0 कॉन्फ़िगरेशन हो, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कैसे होते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है कि इनमें चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। चार्ज क्या, इलेक्ट्रॉन एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या D0 कॉन्फ़िगरेशन में भी कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो कैसा होता है, रंगहीन होता है। दूसरी बात क्या है कि जैसे मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स है जिसमें जितना ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र होगा, या यूँ कह सकते हैं कि जिसमें चार्ज आवेश जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा उसमें रंग भी उतना ही गहरा आएगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि DD ट्रांजिशन में जो रंग आता है उससे गहरा रंग CT स्पेक्ट्रा में प्राप्त होता है। तो एक और एग्जांपल को इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पर लेते हैं, जैसे MnO4-। इसके अंदर क्या है
कि Mn जो होता है वो किस में होता है, +7 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है। इसमें क्या है कि धातु आयन का Z इफेक्टिव अधिक होता है। तो इसमें क्या है कि मेटल आयन का Z इफेक्ट प्रभावी नाभ के आवेश ज़्यादा होता है। जब प्रभावी नाभ के आवेश ज़्यादा होगा तो मेटल लिगेंड को क्या करेगा, संकुल में लिगेंड से केंद्रीय धातु आयन की ओर इलेक्ट्रॉन अब्र का स्थानांतरण होगा। तो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन अब्र का स्थानांतरण किसकी ओर, मेटल की ओर। धातु की ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जब स्थानांतरण होने लगता है तो इस परिस्थिति में क्या है कि इस दौरान संपन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के कारण संकुल यौगिक कैसे रंग दिखाई देते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से संकुल रंगीन दिखाई देता है। तो ओवरऑल जो आपको देखना है इसके अंदर सिटी स्पेक्ट्रा वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। चार्ज ट्रांसफ़र क्या है, तो चार्ज ट्रांसफ़र क्या है कि जैसे मान लो कि डी ट्रांजिशन के फलस्वरूप भी कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो रंगीन दिखाई देता है, लेकिन रंगीन दिखाई देने का सेकेंड रीज़न क्या है, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। इस चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा की वजह से कोई भी जो संकुल होता है वो रंगीन दिखाई दे सकता है। या यूँ कह सकते हैं कि इसके अंदर रंग दर्शाने का सेकंड कारण क्या है, सिटी स्पेक्ट्रा है। और इसमें क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का एक आणविक कक्षक से दूसरे आणविक कक्षक में स्थानांतरण, अर्थात मेटल आयन और लिगेंड के मध्य या अणु आयनों के मध्य आणविक कक्षकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, संक्रमण संभव होता है, स्थानांतरण संभव होता है। या यूँ जैसे मान लो कि MnO4 का जो एग्जाम्पल है उसमें ले सकते हैं कि मेटल आयन जो होता है उस पर चार्ज बढ़ने के साथ साथ उसका Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा। Z इफेक्टिव ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि चार्ज बढ़ेगा तो नाभिक के पास में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन साथ होने के बाद में न्यूक्लियस के पास चले जाएंगे, आकार घट जाएगा, छोटा हो जाएगा। और पोलरिटी जो लिगेंड को होता है, पोलर प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाएगी। जब पोलर प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे चार्ज ट्रांसफ़र बढ़ता जाएगा या चार्ज जितना ज़्यादा ट्रांसफ़र होगा दिया गया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उतना ही क्या होगा, कलरफुल होगा। तो ये नोट में लिखेंगे, नोट में डी ट्रांजिशन संक्रमण की तुलना में चार्ज ट्रांसफ़र या सिटी स्पेक्ट्रा से प्राप्त रंग अधिक गहरे होते हैं। मोर डार्क होते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे कलर में होते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए जैसे आयनों की बात करें कि आयन है, इधर आयन लेते हैं, 2-4 आयन लेते हैं आयन, और इसमें डी के अंदर आई युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आई युग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो यहाँ पर 0 होगी। और डी कक्षक में जो इसका विन्यास है वो कैसा होगा, D0 होगा। जैसे मैं ले लूँ कि वेनेडियम या टाइटेनियम ले लूँ, टाइटेनियम 4+, वेनेडियम 5+, क्रोमियम 6+ और Mn 7+, ये लिया है मैंने। अब इसमें आई युग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। तो देखो इधर विन्यास कैसा है, D0 है, D0 है, D0 है और D0। अब होना तो इसको क्या चाहिए था, डी ट्रांजिशन के फलस्वरूप रंगहीन होना चाहिए था, लेकिन सिटी स्पेक्ट्रा में जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ही क्या होगा, गहरा रंग का होगा, रंगहीन। ये कैसा है, कलरलेस है। और ये कैसा है, नारंगी पीले रंग का है, नारंगी पीला। ये नारंगी पीले रंग का है और ये नारंगी है और ये बैंगनी है, और बैंगनी भी कैसा है, गहरा है, डार्क बैंगनी है, ये गहरा बैंगनी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ये ज़रूरी नहीं है कि डी ट्रांजिशन हो तभी वो कलरफुल यौगिक बनाएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो
डी ट्रांजिशन के फलस्वरूप ही रंगीन यौगिक बनाता है। सीटी स्पेक्ट्रा के माध्यम से या चार्ज स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के माध्यम से भी संकुल यौगिक रंगीन यौगिक बनाते हैं या फिर रंग को दर्शाते हैं। सेकेंड रीजन इसका हो गया। इसके बाद जो आपके नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि जो पैरामीटर्स है इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, जो फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। फैक्टर affecting the crystal field parameters। क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर्स या प्रांचल को प्रभावित करने वाले कारक। क्रिस्टल क्षेत्र या प्रांचल को प्रभावित करने वाले कारक। क्रिस्टल क्षेत्र या प्रांचल को प्रभावित करने वाले कारक। पैरामीटर्स जो होते हैं वो क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर्स या प्रांचल को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। जैसे मान लो कि कोई भी संकुल है, उसमें जो पैरामीटर्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये क्या है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इसके मान पर निर्भर करता है किसी भी जो पैरामीटर्स जो होते हैं वो पैरामीटर्स किस पे डिपेंड करते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा विपाटन ऊर्जा के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्रिस्टल क्षेत्र पैरामीटर्स जो होते हैं का सबसे महत्वपूर्ण जो पैरामीटर है क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर्स कौन सा है? जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है उसका सबसे अच्छा पैरामीटर्स कौन सा है? CF। इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कौन सा पैरामीटर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे मान लो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस समय ऑक्टाइडल का जो कॉम्प्लेक्स है उसमें निम्न ऊर्जा वाले और उच्च ऊर्जा वाले दो कक्षक बनते हैं T2G और Eg। अब T2G और Eg के अंदर यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कक्षकों में DQ का मान ज़्यादा बढ़ जाएगा। DQ का मान ज़्यादा बढ़ेगा तो आने वाला कक्षकों में इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के अंदर भरे जाएंगे। और जैसे जैसे प्रबलता इनकी लिगेंडों की खत्म होती जाएगी, यूँ कह सकते हैं कि ओवरऑल वीक फील्ड लिगेंड है तो उसमें DQ का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और उसके अंदर कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम होता है वो कैसा होता है? पहले एक का एक मित्र इलेक्ट्रॉन इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, उसके बाद ही आपको पेयरिंगे करवानी पड़ती है। जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड क्षेत्र में पहले निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षकों को कम्प्लीटली भरा जाता और बचे हुए कक्षकों को बाद में भरा जाता। तो क्रिस्टल क्षेत्र जो पैरामीटर्स होते हैं वो किससे इफेक्टेड होते हैं? प्रांचल प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसमें ये लिख सकते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का महत्वपूर्ण पैरामीटर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये किससे इफेक्टेड होती है, प्रभावित किससे होती है? क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा है। अब देखो इधर, अब इसको कौन कौन प्रभावित करेगा? ये जो पैरामीटर का सबसे महत्वपूर्ण है कुल मिला क्रिस्टल सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा है? CF, क्रिस्टल क्षेत्र मतलब कि स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग एनर्जी है वो किस से प्रभावित होती है? उनसे ही ये आपके क्रिस्टल क्षेत्र में जो पैरामीटर्स प्रेजेंट है ये इफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे। तो
CFSE को प्रभावित करने वाले कारक को प्रभावित करने वाले कारक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को क्या है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो प्रभावित करने वाले कारकों में क्या है कि संकुल में CFSE का मान उच्च होगा या निम्न होगा। यह निम्न कारणों पर निर्भर करता है कि किसी भी संकुल में CFSE क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान कम होगा या ज़्यादा होगा। यह किस चीज़ पर डिपेंड करता है, संकुल के लिगेंड पर डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि कोई भी जो संकुल में CFSE के मान उच्च होगा या निम्न होगा, निम्न कारणों पर निर्भर करता है। यह निम्न कारणों पर निर्भर करता है। तो ये कौन कौन से कारण हैं, इसके बारे में आगे और चर्चा कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा बनेगा, या फिर संकुल जो होता है निम्न संकुल बनता है या निम्न हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। इस पर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, या वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि संकुल की जो ज्यामिति होती है वो भी किसी भी CFSE की मान को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो पहला जो है इसका कारण वो ये है कि संकुल की ज्यामिति या जियोमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब संकुल की ज्यामिति कैसी होती है, 2 टाइप की होती है। एक तो होती है ऑक्ट्राइडल और एक होती है टेट्राइडल। अब ऑक्ट्राइडल में क्या है, ऑक्ट्राइडल में T2G नीचे रहते हैं, 3 कक्षक इधर, 2 कक्षक इधर। इसमें क्या होता है, T2G ऊपर होते हैं और EG नीचे होते हैं। अब इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन भरने के साथ 2 इलेक्ट्रॉन पहले के, इसमें पेयरिंग पहले होती है, इसमें पेयरिंग नहीं होती। इसमें इक्वल आर एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरते हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन नीचे, 7वां ऊपर, 8वां ऊपर, 9वां ऊपर, 10वां ऊपर। तो ये है पहला संकुल की ज्यामिति कैसी होती है, ऑक्ट्राइडल या टेट्राइडल। इसके बारे में विस्तार से कल चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही, कल पढ़ेंगे CFSE को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।